अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इको 401 के सिलसिले से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 30 पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर फ़्लो की, क्लासिकल और केन्जियन इकोनॉमिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा बात होगी आपसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक लीकेज और इंजेक्शन की। उसके साथ साथ हम क्लासिकल और केन्जियन का इक्विलिब्रियम पर भी बात करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक इस लेक्चर में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लीकेज इंजेक्शन और क्लासिकल और केन्जियन व्यू। तो इस सिलसिले में और ख़ास तौर पे इस लेक्चर में मैं तमाम के तमाम ये कंसेप्ट आपको इंतहाई आसान अंदाज में समझाऊंगा। तो ये लेक्चर आपने एंड तक देखना है, बीच में कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आगे आपको समझ नहीं आना। और ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो बेस शुरू हो जाएगी सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस लेक्चर को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। उसके अलावा अगर ये हैंड आउट आपको चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको ये हाईलाइटेड हैंड आउट भी वहाँ पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 30। शुरू में वो सर्कुलर फ़्लो की बात कर रहा है। सर्कुलर फ़्लो की बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ एक आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं बता दूँ, वो ये है कि फैक्टर सर्विसेज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंतहा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जाता है। उसके बाद है जनाब यहाँ पे द की वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल, के माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल में की वेरिएबल कौन कौन से हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम, जैसे हम माइक्रो में पढ़ चुके हैं ना इक्विलिब्रियम, तो इसी तरह मैक्रो में इक्विलिब्रियम हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से हम उसको जज करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए। तो उसके फैक्टर्स हैं ये। सबसे पहले है इनकम। इनकम का क्या असर होता है इक्विलिब्रियम पर, कंजप्शन का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट टैक्स और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रख लें कि वाई जो है ये इनकम को शो करवा रहा है, सी कंजम्पशन को। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, समझ लें। जब ये आपको पता होगा तो आगे फिर आपको बातें समझ आ जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है सर्कुलर फ़्लो। सर्कुलर फ़्लो बताने के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को कवर करती है, पूरे मुल्क की इनकम को भी कवर करती है। किसी एक घर की इनकम को नहीं करती, किसी एक इलाके की इनकम को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की। ठीक है, और इसी तरह पूरे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कवर कर रही होती है। तो अब सर्कुलर फ़्लो ये होता है कि देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या बना रही है, गुड्स, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके वो क्या करते हैं, मार्केट में बेचती है। और कौन ख़रीदता है, हम लोग। ठीक है, लेबर मार्केट ख़रीदती है। अब वो गुड्स बनाने के लिए उसके पास लेबर मौजूद है। अब लेबर को वो क्या करती है, पैसे देती है, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो पैसा उन्हें मिलता है, ये पैसा वो लेबर क्या करती है, या तो कंज्यूम कर लेती है या क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। दो ही काम हो सकते हैं ना इनकम के। जो वो कंज्यूम करती हैं वो क्या करती है, कहाँ पे कंज्यूम करती है, यही चीज़ें खरीदती है ना जो फर्म्स बना रही होती है। ठीक है, हो सकता है जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट ना खरीदे, किसी और इंडस्ट्री की खरीद ले, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो में तो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ आती है ना, तो किसी और इंडस्ट्रीज़ की खरीदेगा। तो होता यही है। तो पैसा क्या चला जाएगा, दोबारा से इंडस्ट्रीज़ के पास चला जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ दोबारा क्या करेगी, चीज़ें बनाएगी और लेबर को क्या करेगी, पैसे देगी, जो कि उनकी तनख्वाह कहलाती है। वो तनख्वाह का फिर क्या करेगा, दोबारा से चीज़ें खरीदेगा। तो ये सर्कुलर फ्लो है। पैसा लेबर से लेबर के पास आएगा, लेबर से दोबारा बिजनेस सेक्टर के पास जाएगा, बिजनेस सेक्टर से दोबारा लेबर के पास आएगा। तो ये ऐसे घूम रहा होता है। तो ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो। उसके बाद है जनाब इंजेक्शन। इंजेक्शन जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि सर्कुलर फ्लो में मज़ीद पैसा ऐड करना। ठीक है, मज़ीद जो है रेवेन्यू ऐड करना, मज़ीद रिसोर्सेज ऐड करना। तो ये किस तरह से ऐड होगा भाई। मैंने बताया कि जो पैसा होता है फर्म के पास वो लेबर के पास चला जाता है, लेबर चीज़ें खरीदती हैं और वो दोबारा पैसा उसके पास आ जाता है। तो एडिशन क्या होगी, या एडिशन क्या होगा कि उस सर्कुलर फ्लो में मज़ीद पैसा ऐड होना। उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट करेगा कोई भी शख्स, तो वो अपने जो सेविंग है उसमें से निकाल के पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा तो इससे मुराद ये है कि जो सर्कुलर फ्लो था उसमें पैसा मज़ीद ऐड हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका तरीका होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट परचेजेस। देखिए, गवर्नमेंट के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, अपने ज़खायर होते हैं, और गवर्नमेंट चीज़ें ख़रीदती हैं। जब मार्केट और गवर्नमेंट जब चीज़ें ख़रीदेगी तो मार्केट में पैसा मज़ीद ऐड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेज़ क्यों करती है, देखिए जैसे कोविड के दिनों में गवर्नमेंट ने वैक्सीन ख़रीदी, तो ये गवर्नमेंट की मजबूरी होती है परचेज़ करना। इसी तरह से जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो गवर्नमेंट परचेज़ करती है। तो अपने रिसोर्सेज से जो गवर्नमेंट के पास ज़खायर है उनसे पैसा निकाल कर मार्केट में डालना,
ये गवर्नमेंट परचेज़ कहलाता है, इसके ज़रिए भी इंजेक्शन होती है। और तीसरा तरीका है एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट मैं बता दूँ ऐसी कंडीशन होती है जब हम अपनी चीज़ें बनाकर दूसरे ममालिक को भेज रहे होते हैं और वहाँ से पैसा आ रहा होता है, ठीक है? तो एक्सपोर्ट्स ये होती है। तो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए भी पैसा मज़ीद ऐड हुआ सर्कुलर फ्लो में, तो ये इंजेक्शन कहलाता है, नाम से ही ज़ाहिर है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इंजेक्शंस आर कंबाइंड विद लीकेजेस इन द इंजेक्शन लीकेज मॉडल यूज्ड टू आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट इन केन्जियन इकोनॉमीज़। देखिए इंजेक्शन जब बराबर हो जाएगी लीकेज के, इंजेक्शन मैंने बता दिया क्या होता है, जब ये लीकेज के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है? और ये किसका व्यू था? केन्जियन व्यू के तहत आएगा। मैं आपको सारा समझाऊंगा, लेकिन यहाँ ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है। उसके बाद अगला है जनाब लीकेज। लीकेज को विड्रॉ भी कह सकते हैं। अब लीकेज नाम से ही ज़ाहिर है, सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल लेना या कम कर देना। लीकेज किस सूरत में होगी? इंतहाई आसान है। देखें, जब लेबर को इनकम मिली और उसने कंज्यूम नहीं की, सेव कर ली, जब सेव हो गई तो सर्कुलर फ्लो से पैसा क्या हो गया? हट गया, निकल गया, कम हो गया। ये लीकेज कहलाती है। अब उसके और भी तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि इनकम कंज्यूम नहीं की, सेव कर ली। दूसरा तरीका हो सकता है टैक्सेस। देखिए हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हमारी इनकम 100 थी, 100 रुपये मैं कंज्यूम कर सकता था, 100 रुपये की मैंने चीज़ खरीद ली, वही 100 रुपये फर्म के पास चले गए, ये थे सर्कुलर फ्लो। दूसरा तरीका ये होता है 100 रुपये की मुझे इनकम मिली, 90 रुपये मैंने कंज्यूम कर लिए, 10 रुपये मैंने सेव कर लिए, 10 रुपये की लीकेज हो गई। उसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है टैक्सेस का। 100 रुपये मुझे मिले, 90 रुपये मैंने खर्च किए, अब टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया। गवर्नमेंट टैक्स लेकर क्या करती है, जैसे मैंने पीछे बताया कि गवर्नमेंट के पास अपने ज़खायर होते हैं, वो ज़खायर कहाँ से आते हैं? इन टैक्सेस के ज़रिए से आते हैं। तो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो फिर क्या होगा? उतने चीज़ तो मैं नहीं कंज्यूम कर सकूँगा, क्योंकि कुछ पैसे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में भी देने हैं, तो वो भी एक तरह से लीकेज का ज़रिया बनेंगे। और इसका तीसरा तरीका होता है इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बिल्कुल मुखालिफ होती है। इंपोर्ट का मतलब ये होता है हम बाहर से चीज़ें मंगवाएं और पैसा बाहर भेजें, ठीक है? जब चीज़ें मंगवाएंगे तो पैसा बाहर भेजेंगे, तो ये आती है इंपोर्ट्स। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? लीकेज हो गया, क्योंकि वही पैसा, अब वो पैसा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला गया? दूसरे ममालिक जहाँ से आपने चीज़ मंगवा ली, ठीक है? तो ये भी एक तरह से लीकेज हो गई। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं दोनों, अच्छे तरीके से याद कर लें, पेपर में आनी है। एक सवाल यह हो गया। उसके अलावा है इंजेक्शन लीकेज मॉडल। अब इक्विलिब्रियम कैसे हमने फाइंड करना है, ठीक है? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि इंजेक्शन कहलाते हैं वो बराबर हो जाएंगे किसके? नॉन कंजम्पशन यूज़ ऑफ इनकम जो कि लीकेज कहलाती है। जब लीकेज के बराबर हो जाए एक्सपेंडिचर तो क्या होगा? हाँ, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और यही लीकेज इंजेक्शन मॉडल भी कहलाता है, नाम से जाहिर है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम अचीव करने के दो मॉडल हैं। सबसे पहला केन्जियन मॉडल है और उसके बाद है क्लासिकल मॉडल। केन्जियन मॉडल हमने वैसे देख लिया, इंजेक्शन लीकेज मॉडल कहलाता है। क्लासिकल मॉडल में क्या कहा जाता है? क्लासिकल मॉडल ये कहता है कि जनाब सबसे पहले इक्विलिब्रियम हमें उस वक्त हासिल होगा जब सब सेक्टर का इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आपकी इंपोर्ट्स बराबर होगी किसके? एक्सपोर्ट्स के बराबर हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बराबर हो गई, उसके बाद आपकी जो सेविंग है वो बराबर हो जाएगी किसके? इन्वेस्टमेंट के अगर बराबर हो जाए, तो ये एक तरीका हो गया इक्विलिब्रियम हासिल करने का। उसके अलावा जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो बराबर हो जाएंगे किसके? कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के, यानी जितना गवर्नमेंट ने टैक्स वसूल करके जमा किया उतना ही गवर्नमेंट ने खर्च भी किया। तो जब ये सब सेक्शन जो कि मैंने बताए ये बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम भी हासिल हो जाएगा। ये था क्लासिकल व्यू, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ये जो बताया हुआ है एस मस्ट इक्वल टू आई। एस क्या है? यहाँ पे सेविंग है, ठीक है? सेविंग किसके बराबर हो जाए? इन्वेस्टमेंट के। जितनी सेविंग की है उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट में, ठीक है? आगे इसने ये लिखा लोन एबल फंड्स मार्केट की प्लेयर्स आर बैंक। मतलब ये है कि लोन एबल फंड मार्केट, जब मार्केट से फंड लेकर क्या किया? इन्वेस्टमेंट की। फर्म यही करती है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वो उधार लेकर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सादा सी बात है कि जब सब सेक्शन जो कि मैंने बताया सेविंग बराबर हो जाएगी किसके? इन्वेस्टमेंट के। दूसरा सब सेक्शन क्या था? टैक्स बराबर हो जाए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के, सही है? तीसरी क्या थी? इंपोर्ट बराबर हो जाए एक्सपोर्ट्स के, तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये क्लासिकल व्यू था। उसके बाद दूसरा जो मॉडल है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया केन्जियन मॉडल है। केन्जियन साहब फरमाते हैं कि जब आपकी इंजेक्शन बराबर हो जाएगी लीकेजेस के,
यानी सारी इंजेक्शन जमा कर लूँ और सारी लीकेज जमा कर लूँ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तब जो है इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये इनफरादी तौर पर नहीं देखता एक एक को, ये कहता है कि अगर चलो सेविंग ज़्यादा हो रही है लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इस तरह से कुल मिला के इंजेक्शन कुल मिला के जो सेविंग है या कुल मिला के जो विड्रा है वो बराबर होना चाहिए बस। चाहे एक सेक्टर में जितनी मर्जी कमी हो ज़्यादती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। जबकि जो क्लासिकल व्यू था वो ये कहता था कि नहीं, हर एक सेक्टर बराबर होना चाहिए। ये इनमें फ़र्क है, मेन डिफरेंस है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको गौर से सुने और दोबारा से सुन लें अगर याद नहीं हुआ, मगर इसे क्लियर ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इसने बताया है कि देखें जैसे ये जो है सम टोटल पर बात कर रहा होता है, तो बल्कि यहाँ आ जाए, मैं हाईलाइट किया हुआ है। विड्रा क्या हो सकती है, यानी लीकेज कौन कौन सी थी हमने पढ़ा। सेविंग एक तरह से लीकेज थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, टैक्स, ये एक तरह से लीकेज थी। इम्पोर्ट्स क्या थी, लीकेजेस थी। ये एमसीक्यूज में पूछा गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीकेजेस क्या है। उसके अलावा जो इंजेक्शन है वो क्या है, इंजेक्शन ये है आई। आई क्या है, आई है जनाब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो ये इंजेक्शन है एक तरह से। उसके बाद है जी, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो है। और उसके बाद है एक्स, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट्स। तो ये इंजेक्शन है और ये लीकेजेस आपको मैंने बताया। यह एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि केन्जियन ने कहा कि जब देखें ये सारी इंजेक्शन जमा करूं ये बराबर हो किसके, सारी विड्रा के या सारी लीकेज के बराबर हो, तो ये केन्जियन व्यू था। तो ये सवाल भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक तो इनमें डिफरेंस, दूसरा केन्जियन व्यू अमूमन पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल होता है। तीसरा एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लीकेजेस क्या है और विड्रॉल क्या है। अच्छा, उसके बाद है जनाब ये थोड़ी सी मैथमेटिशियन कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस में ये है जनाब, सबसे पहले तो ये आपसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होगा। वो ये है कि जनाब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जो है हमने दोनों तरफ क्या करना है, सी को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कर लिया और यहाँ पे भी सी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। किसके, इस इक्वेशन के, यही इक्वेशन थी, इसके दोनों तरफ यहाँ पे मैंने सी ऐड कर दिया और इस तरफ भी मैंने सी ऐड कर दिया, जो कि ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या किया मैंने, एम, एम क्या है जो जनाब मेरे पास, भूल गए ना, एम है मेरे पास जनाब इम्पोर्ट्स। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के बराबर के इस तरफ ले आया। यहाँ ये जमा का था, बराबर के इस तरफ आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा, एम को मैं यहाँ पे क्यों उठा के लेके आया, क्योंकि मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि मेरी एक्सपोर्ट्स कितनी है और मेरी इम्पोर्ट्स कितनी है। वजह समझ आ गई। अब दूसरी बात आगे चलते हैं, ये है कि एम, एम किस चीज़ के बराबर होता है, सी एफ प्लस आई प्लस जी एफ। ये कहाँ से आ गया, सी एफ क्या है, एम क्या है, पहले तो एम है जनाब इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स से मुराद ये होता है कि हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। अब बाहर से चीज़ें, सी एफ से मुराद है कंजम्पशन करता है, ठीक है। कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। छोटे पैमाने पर हम लोग भी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, हमें कोई शर्ट पसंद आ गई, कोई घड़ी पसंद आ गई तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑनलाइन आजकल हैं। तो उसके अलावा एक तो ये हो गया इंपोर्ट्स का तरीका। दूसरा इंपोर्ट्स होती है जनाब इन्वेस्टमेंट, आई एफ। एफ से मुराद है फ़ॉरेन, यानी बाहर में दूसरे ममालिक में जो इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट हो गई, एक तो हम अपने लिए चीज़ें मंगवा लेते हैं इस्तेमाल के लिए हाउस होल्ड सेक्टर छोटे पैमाने पे। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है, इंपोर्ट्स होती है चीज़ें बाहर से, वो फर्म मंगवाती है। यानी कोई भी बड़ी मशीनरी जो कि पाकिस्तान में नहीं है तो वो फर्म मंगवाएगी, तो ये भी इंपोर्ट हो गया। तीसरा तरीका होता है इंपोर्ट्स का जनाब, जी एफ, यानी गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती हैं चीज़ें बहुत सी। जैसे मैंने अभी कोविड की मिसाल दी, तो कोविड की वैक्सीन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स की, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट जो है ये भी एक तरह से इंपोर्ट्स हैं। तो इंपोर्ट्स, टोटल इंपोर्ट्स फिर क्या हो जाएगी, सी एफ प्लस आई एफ प्लस जी एफ, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक है। तो मैक्रो पूरे मुल्क की देख रही होती है, किसी एक सेक्टर की नहीं, किसी एक घर की नहीं, किसी एक गवर्नमेंट की नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इंपोर्ट्स टोटल। अच्छा, ये थी टोटल इंपोर्ट्स। टोटल इंपोर्ट्स इतनी हो गई, तो अब एक सेक्टर में जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कितना बचेगा पाकिस्तान में। अब देखें, सी डी, सी का मतलब है कंजम्पशन, डी का मतलब है डोमेस्टिक, यानी अब पाकिस्तान में कितनी कंजम्पशन करेगा वो शख्स। हम हाउस होल्ड सेक्टर की थी ना सी, यहाँ पे सी एफ की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये सिर्फ ये सी के बात कर रहा है, कंजम्पशन। कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर कितनी करेगा, जब कुछ चीज़ें उसने कुछ अपनी इनकम वो बाहर से चीज़ मंगवाने पे लगा दी,
ठीक है। तो बाकी उसकी कंजम्पशन जो डोमेस्टिक होगी वो कितनी बचेगी, टोटल कंजम्पशन माइनस सी एफ ये है जो बाहर से उसने चीज़ मंगवाने पे कंज्यूम की, तभी तो डोमेस्टिक की बचेगी ना। इसी तरह इन्वेस्टमेंट सेक्टर की भी हम निकालेंगे आईडी क्या है, आईडी है जो गवर्नमेंट जो फर्म है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी पाकिस्तान में, फिर उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस वो इन्वेस्टमेंट जो उसने बाहर से मशीनें ख़रीदने में की, तभी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट निकलेगी ना। आईडी से मुराद है डोमेस्टिक, यानी पाकिस्तान में वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, इतनी ही करेगी कि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है माइनस जो उसने बाहर से मशीनें मंगवाई वो निकाल के, बाकी बची हुई पाकिस्तान में करेगी। इसी तरह गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट कितनी करेगी जनाब, ठीक है, जो गवर्नमेंट के टोटल रिसोर्सेज थे वो सही है, वो जनाब किस चीज़ के फिर बराबर हो जाएगा, जब उसमें से मैं GF निकाल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वही है। अब राइट हैंड साइड पे C था, I था और G था, ये यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा C माइनस CF, क्योंकि डोमेस्टिक में बाकी बची हुई वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा, इतनी ही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा, ठीक है। ये आ गया GF प्लस X, यही आ गया ये X जो यहाँ पे मौजूद था, राइट हैंड साइड ये आ गई। या इसकी जगह मैं CD लिख सकता हूँ, क्योंकि ये C माइनस CF बराबर है किसके, CD के, जबकि I माइनस IF बराबर है किसके, GD के, ID के, और जबकि G और G माइनस GF बराबर है GD के। तो ये आ गई इक्वेशन मेरे पास एक। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ बराबर है इक्वल है ये, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स क्या होगी, AD, सही है। फॉर इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, हमें ये पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड होती है और एग्रीगेट सप्लाई होती है, जब ये दोनों बराबर तभी इक्विलिब्रियम आए, ठीक हो गया। उसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, कंजम्पशन थी, सेविंग था और क्या था, टैक्स था। ये किस चीज़ के बराबर हो गया, आपकी टोटल इनकम के। सादा सी बात है, आपकी जो इनकम होती है आप उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और टैक्स कर सकते हैं, टैक्स पे में इस्तेमाल होती है, तो ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है। तो वाई इज इक्वल है जो कि इनकम मैंने बताया AD एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो गए। एग्रीगेट डिमांड हमने यहाँ निकाल ली थी ना, सही है। यहाँ पे ये सारा मैं इसको ख़राब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और ये फिर बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, आउटपुट के, जो कि एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये केंजियन का इक्विलिब्रियम फाइंड करने का तरीका है। ये MCQs इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकाला, किस तरह से ड्रा हुआ मैंने आपको बता दिया, लेकिन MCQs इंपॉर्टेंट है। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा किस में, केंजियन की थ्योरी में। उसके बाद ये है मैक्रो है चुके, तो हमें मैंने जैसे बताया एग्रीगेट डिमांड होती है और इसमें एग्रीगेट सप्लाई होती है, इंडिविजुअल मार्केट नहीं होती, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ अवेलेबल इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस लेवल। MCQs के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिस्पोजेबल इनकम, इसकी तारीफ हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से जब टैक्स निकाल दूँ, ठीक है, तो वो बाकी बची हुई जो इनकम होगी डिस्पोजेबल इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम का सादा लफ्ज़ में बताऊँ कि वो इनकम, वो पैसा जो कि आप खर्च कर सकते हैं, यह डिस्पोजेबल इनकम होगी। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs, कंजम्पशन इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2/3 to 3/4 ऑफ GDP इन मोस्ट कंट्रीज़। तो कंजम्पशन इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस B वाई डी। अब इसमें A प्लस B वाई माइनस टी, वाई डी जो है डिस्पेंसेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है सॉरी, और डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला यही है, टोटल इनकम माइनस टैक्स, ठीक है। अब ये है कंजम्पशन फंक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये आप जहन में रख लें, और MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे B जो है वो उसके मार्जिनल प्रोपेंसिटी है कि इनकम अपनी खर्च करने की, कंज्यूम करने की। अब यहाँ पे A जो है ये बता रहा है कि उसने कंज्यूम लाजमी करना है, क्योंकि जीने के लिए कंज्यूम तो लाजमी करना होता है, चाहे वो मेडिसिन पर करे या खुराक पर करे, कंज्यूम उसने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन की अगर कर्व ड्रा की जाए तो वो जनाब इनकम एक्सपेंडिचर स्पेस में होती है, मतलब एक उसके एक्सिस पर इनकम होगी, दूसरे एक्सिस पर क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगा। इसका स्लोप हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इस वजह से होता है क्योंकि कंज्यूम तो लाजमी करना है, जीने के लिए खुराक के मकासद में या खुराक की खातिर खर्च करना हो, कंज्यूम करना हो,
अद्वियात में कंज्यूम करना हो, कंज्यूम तो लाजमी करेगा, चाहे उसकी इनकम ज़ीरो है लेकिन वो कंज्यूम लाजमी करेगा, उधार लेगा, जिस तरह भी करे कंज्यूम लाजमी करेगा, ठीक है। तो यही बात है। उसका स्लोप जो है ये 1 से कम होता है, 1 नहीं होता, 1 जो होता है वो 45 लाइन का होता है। उसके बाद है जनाब ये टेबल आप जनाब घोल कर पी लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये टेबल, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको जनाब, ये वैल्यूज़ दी हुई होंगी, डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू दी हुई होगी, कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, सेविंग फाइंड करनी होगी। तो सेविंग के लिए क्या होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन आप निकाल देंगे, जितनी आपकी इनकम है उसमें से आप कंजम्पशन निकाल देंगे तो बाकी सेविंग बचेगी। 500 इनकम है, 500 ही कंज्यूम कर लिया तो ज़ीरो बचा। 550 है, 540 कंज्यूम कर लिया तो 10 रुपये आपने सेविंग की। 600 है, 580 कर दिया तो 20 रुपये। तो ये फार्मूला याद रखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान है। ये कंजम्पशन फंक्शन है जनाब, और 45 लाइन के साथ इसका वो कंपैरिजन किया गया है। 45 लाइन का जो स्लोप होता है वो 1 होता है, जिस कदर यहाँ वैल्यू बढ़ती है उसी कदर उसकी जो दूसरे एक्सिस पर वैल्यू होती है वो बढ़ती है। सेम वैल्यू का जो है वो डिफरेंस आता है इनमें, ठीक है। तो ये देखें, तो इसका 45 लाइन का जो स्लोप होता है वो 1 होता है, जबकि कंजम्पशन फंक्शन जो है या उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। देखिए ये इसी वजह से ये थोड़ी सी स्टीप भी है 45 लाइन से। 45 लाइन जो है ये डॉटेड लाइन है। उसके बाद है इंतहाई इंपॉर्टेंट, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुझान। अब सादा सी बात बताऊं, जब ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। ज़्यादा कंज्यूम करने का रुझान होगा, ज़्यादा कंज्यूम करने का दिल करेगा। यही बात बता रहा है मार्जिन प्रोपेंसिटी इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पीपल कंज्यूम व्हेन दे रिसीव एन एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। जब ज़्यादा पैसे मिलेगा तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो वैल्यू होती है वो 0.5 से 1 तक होती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि वो आधे पैसे या तो कंज्यूम करेगा, आधे पैसों से पूरे पैसों तक कंज्यूम करेगा, सही है। मतलब अगर उसे 100 रुपये फालतू मिले तो 50 रुपये से 100 रुपये तक वो जो है कंज्यूम करेगा। वो हर बंदे पर डिपेंड कर रहा होता है, कोई 70 रुपये खर्च कर देता है, कोई 80 कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला है MPC इज इक्वल है 1 माइनस MPS। यानी 1 से मुराद है उसको मिले हैं $1 अगर एक्स्ट्रा मिला है, माइनस MPS कि उसने उसमें से कितना सेव किया। जब हम टोटल में से जो सेविंग है वो निकाल देंगे तो कंज्यूम आ जाएगा ना, जितनी कंजम्पशन की है। तो वो ये आसान सा है। उसके बाद है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज यही होता है कि हम उसको जो है होल से डिवाइड कर रहे होते हैं। इज द रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन to total disposable income. Average propensity to save is the ratio of total saving to total disposable income. इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ये दोनों, कंज्यूम की भी सेविंग की भी, इसी तरह एवरेज कंज्यूम की भी और एवरेज सेविंग की भी याद रखनी है। फार्मूला इसका इंतहाई आसान सा है, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल है 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बिल्कुल सादा ही है। जिस तरह हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात की इसी तरह सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, MCQs में बारहा पूछी गई है, ठीक है। किसी भी इनकम पर जो सेव करने का रुझान है वो कंजम्पशन फंक्शन है, बता रहा होता है कि कितना सेव करेगा। एट ईच लेवल, MCQs में अमूमन पूछा गया एट डिफरेंट लेवल, एट एवरी लेवल, तो ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जैसे जो कंजम्पशन फंक्शन था वो 0.5 से 1 तक था, यानी कोई 70 रुपये खर्च करेगा, कोई 60 करेगा, कोई 80 करेगा। अब जो सेविंग फंक्शन है वो हमेशा 0.5 से कम होता है। इससे मुराद ये है कि जो उसको इनकम मिल रही है वो आधी से ज़्यादा सेव नहीं करेगा, ठीक है। आधी लाजमी खर्च करेगा वो, ये है 0.5 का मतलब। उसके बाद है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। याद रखना, फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। हम सेविंग ज़्यादा करेंगे जब हमें अपनी सेविंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, तब हम सेविंग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये है पॉजिटिव, लेकिन जो बस ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर। बस हाउस होल्ड सेक्टर के लिए जो सेविंग का फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, देखें हम जो सेविंग करते हैं वो पैसा बैंक में रखवाते हैं, और बैंक सेविंग के कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें दे रहा होता है मुनाफे के तौर पे, ठीक है। तो जब हमें वो मुनाफा ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा सेविंग करेंगे, सादा सी बात है। उसके बाद जनाब ये पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली याद रखना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल कंजम्पशन बता देगा वो इतनी है,
और उसकी डिस्पेंसेबल इनकम बता देगा इतनी है, ठीक है। और आपसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछेगा तो कंजम्पशन को डिस्पेंसेबल इनकम से डिवाइड कर देना है, या डिस्पेंसेबल इनकम नहीं बताएगा आपको, टैक्स बता देगा, उसकी टोटल इनकम बता देगा। तो टोटल इनकम में से टैक्स निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा, डिस्पेंसेबल इनकम आ जाएगी। ये हो गया। इसी तरह एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फार्मूला है एस, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय जो उसकी डिस्पेंसेबल इनकम है। एपीएस का एक और फार्मूला भी है 1 माइनस APC। और उसके बाद है जनाब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होगा कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले जो उसकी इनकम थी उसके लिहाज से उसने कितना कंज्यूम किया और बाद में इनकम के लिहाज से कितना उसने कंज्यूम किया। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और सेव का भी बिल्कुल सेव है, सेम ही होगा दोनों का। उसके बाद ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ उसने मिसालें भी दी हैं कि देखिए जैसे APC कैसे फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया APC बराबर होता है टोटल कंजम्पशन माइनस डिस्पेंसेबल इनकम। टोटल कंजम्पशन कितनी थी पहले कॉलम में, 500 थी, तो 500 को डिवाइड किया डिस्पेंसेबल इनकम भी उसने दी है ये 500, 500 को 500 से डिवाइड किया तो कितना जवाब आ गया 1। सही है। इसी तरह ये बाकी सब में किया हुआ है, इस पूरे जो है कॉलम में ये किया हुआ है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद APS वो फाइंड करना है, बिल्कुल सिमिलर है, 1 में से माइनस कर देना इसको या दूसरे फार्मूले के ज़रिए से कर देना। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये फाइंड करनी है। अब ये डेल्टा सी, इसमें देखिए ये डेल्टा सी है। डेल्टा सी ये है कि पिछले पहले 500 था उसका कंजम्पशन, दूसरे में कंजम्पशन कितनी होगी 540, तो डेल्टा कितना है इसमें 40 का आया, तो ये 40 लिखा हुआ है। इसी तरह डिस्पेंसेबल इनकम में भी डेल्टा है, यानी जो पहले उसकी इनकम थी कितनी थी 500 थी, और दूसरी फिर इसकी इनकम कितनी हो गई 550, तो डेल्टा कितना आया 50 का। तो इसका सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरी होगी। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने तमाम इंपॉर्टेंट MCQs तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।